दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए या एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस एग्जाम्पल के थ्रू एक सामने आपके सामने मैंने अभी म्यूचुअल फंड खोल रखा है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस चीज़ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि इस एग्जाम्पल से कि जितना भी पैसा इस म्यूचुअल फंड में लोगों का पड़ा हुआ है डेफिनेटली उन्हें विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखो मेरे महाराज, रिस्क तो आपके हर म्यूचुअल फंड में वेरी हाई रहता है। जब रिस्क वेरी हाई रहता है तो क्या होता है कि रिस्क वेरी हाई है तो उसी वेरी हाई रिस्क में कोई दे रहा है 20% का रिटर्न, कोई दे रहा है 11% का रिटर्न। तो एक बार बताओ, आप 11% क्यों लोगे जब वेरी हाई रिस्क में ही आपको 20% का रिटर्न मिल रहा हो। रात उतनी ही हराम होनी है, नींद उतनी ही खराब होनी है, तो 11% का रिटर्न क्यों लेना। ठीक, नंबर एक चीज़ कि किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड में आप बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो जहां पर एटलीस्ट 15% का तो रिटर्न मिले। उससे कम अगर कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड आपको अवॉइड करने चाहिए। ये मैक्सिमम रिटर्न 11% दे रहा है तो यहीं से बिल्कुल एग्जिट हो जाना चाहिए। 5 साल में बात करेंगे 10% के CAGR से हिसाब से दिया, 3 साल में 33% का CAGR है, 1 साल में केवल 4% का रिटर्न आया है। ठीक है, इससे अच्छा पैसा है आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर दो। इन म्यूचुअल फंड से अच्छा है कि आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखो, क्योंकि सेमी रिटर्न वो भी दे देते हैं यार। NAV की बात करेंगे 291 रुपये। अब थोड़ा सा लोग हार्श हो जाएंगे कि 11% का रिटर्न कौन सा फिक्स डिपॉजिट दे रहा है मेरे मित्रों, लेकिन वहाँ रिस्क भी तो आपका बिल्कुल नील रहता है फिक्स डिपॉजिट में, ये भी तो सोचो। NAV 291 रुपये का 11% का रिटर्न दे रहा है, NAV 291 का है, यूनिट हमको कम अलॉट होंगे तो क्यों रुकना। नंबर एक चीज, रिटर्न आपको मिनिमम 15% किसी भी म्यूचुअल फंड में मिले तभी आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये रिटर्न देखो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और नंबर दूसरी चीज़ कि अब आपको रिटर्न के बाद दूसरी चीज़ देखनी है कि आपको जो डिविडेंड यील्ड वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फंड ऑफ फंड्स वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वहाँ पर आपको अपना पैसा डालने से बचना चाहिए। ये सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं जो डिविडेंड यील्ड वाले होते हैं। क्या दो चीज़ें हो गई, एक तो रिटर्न आपको 15% से कम नहीं मिलना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में, दूसरा डिविडेंड यील्ड वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। ठीक है, और धवल गाला साहब ये फंड मैनेजर हैं, इस फंड को यही मैनेज कर रहे हैं। हालांकि इनका क्वालिफिकेशन तो यार अच्छा है, JP मॉर्गन चेस में इन्होंने काम किया है, अच्छा है क्वालिफिकेशन, MBA भी इन्होंने ठीक ठाक जगह से किया हुआ है। तो देखो क्वालिफिकेशन तो अच्छा है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि यार क्वालिफिकेशन तो अच्छा होता है पर यार एक्चुअल फील्ड में आके ना काम अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब काम अच्छा कर भी क्यों पाए, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अब फंड ही ऐसा इन्होंने लिया है, डिविडेंड रिटर्न नहीं कहाँ से आएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। ठीक, रिस्क देखो आपका वेरी हाई रिस्क रहता है, स्मॉल कैप में भी देखोगे वेरी हाई रिस्क है आपका, लार्ज कैप में भी वेरी हाई रिस्क है। तो भाई क्यों इन्वेस्ट करना जब रिटर्न आपको मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं बात कर रहा था, मार दी थी यूट्यूब पे, तो आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड की मैं बात कर रहा था। अब आदित्य बिरला के कुछ फंड्स अच्छे हैं, जैसे अगर मैं टेक्नोलॉजी फंड की बात करूंगा तो वो इनका अच्छा फंड हाउस है, लेकिन जब मैं डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड बेकार है, बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा बेकार है। 856 करोड़ का असेट साइज है, 1.73% का एक्सपेंस रेशियो। चौथी चीज़ आपको ये ध्यान देनी चाहिए कि 1.73% का एक्सपेंस रेशियो, आपको कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जहां पर आपका 0.90% से ऊपर एक्सपेंस रेशियो जा रहा है, वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। ना केवल बचना चाहिए बल्कि कान पकड़ के उसको टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। कैश होल्ड की बात करेंगे 2.95% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। 1% का देखो यार, 11% का रिटर्न, उसके बाद भी 2% के आसपास ये एक्सपेंस रेशियो, और तीसरा 90 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का एग्जिट लोड भी काटेंगे। तो इन्होंने काटा नहीं 1% का एग्जिट लोड। मैं तो ये कहूँगा जो ये 800 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स ने डाला है, इन्होंने उनका काटा है। अब क्या काटा है आप समझ गए होंगे। अब कुछ चीज़ें मैंने बता चुका है। सबसे पहले रिटर्न मिनिमम 15% मिलना चाहिए आपको, वैसे म्यूचुअल फंड के तरफ जाना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.90% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1% रख लो, 1% तक तो टॉलरेट कर सकते हो, उसके ऊपर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। वैसे म्यूचुअल फंड में नहीं रुकना चाहिए जहां पर एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर हो।
ठीक है। नंबर तीसरा, डिविडेंड वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर भी आपको नहीं रुकना चाहिए। डिविडेंड यील्ड वाले म्यूचुअल फंड्स नहीं रुकना चाहिए। डिविडेंड के चक्कर में लालच में मत आ जाना, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है फ्यूचर में। नंबर चौथा, किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड में नहीं रुकना चाहिए जहाँ पर लिखा हो FOF करके लिखा होता है, फंड ऑफ फंड्स। वैसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। अब कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन्होंने कवर किया है, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्सटाइल सर्विसेज, मटेरियल, कैश और ऑटोमोबाइल, केमिकल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और कुछ अदर सेक्टर हैं जहाँ पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसी के साथ साथ देखो जो शेयर्स लिए हैं इन्होंने, इन्फोसिस, ITC, NTPC, LVMH, मोइट, हेनेसी, लुइस वुटॉन सा, वाह मेरे शेर, कुछ और भी लिख देते, कैवी टेम्परेचर डाल देते। NMDC हो गया, फेडरल बैंक हो गया, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, स्टारबक्स कॉरपोरेशन, USA में भी इन्होंने पैसा पेल रखा है आपका, TCS में, भारत पेट्रोलियम, लोरियल में भी है, केवल किरण क्लॉथिंग। बहुत ज़्यादा इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी और ये एक्सपेरिमेंट चल नहीं पाया। कोल इंडिया, NLC इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, L&T तो अच्छा शेयर है यार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यार लोग पता है हर स्टॉक मार्केट वाला दिग्गज बोल देता है यार हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा है, ठीक, हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा है। तो आज की डेट पे यार मैं भी कहूँगा एक लार्ज कैप की कंपनी है, पर पास्ट रिकॉर्ड यार 1979 में यार सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 रुपये से, ठीक है, उसको छोड़ दो यार। 1992 में हर्षद मेहता बहुत ऊपर लेके आए, सेंसेक्स लेके गए 3000 के आसपास, ठीक है। उस समय जो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी थी, ठीक है, सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनियां थी उनमें से आज सेंसेक्स में टॉप 30 में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो आज भी पड़ी हुई है। तो सोच के देखो यार, हिंदुस्तान यूनिलीवर सेंसेक्स टॉप 30 में आज पे है, तो आज से 30 साल बाद क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये कंपनी रहेगी। ITC मुझे लगता है रहेगी, पर इस पे मुझे डाउट है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। तो यार लेकिन हर स्टॉक वाला बोलता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यार इनफैक्ट पता है जो सेंसेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेंसेक्स का आप ETF ले लो, सेंसेक्स का आप 20 खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, लेकिन सेंसेक्स के अंदर के जो शेयर हैं उनको खरीदने से बचना चाहिए, स्पेशली लार्ज कैप को, ठीक है। क्योंकि पास्ट इतिहास यही कहता है यार कि 30 से 40 साल के बाद टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बदल जाती है, कंपनियां जो नीचे होती हैं वो टॉप पर आ जाती हैं, जो टॉप वाली कंपनियां होती हैं आइदर बैंकरप्ट हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं और मार्केट से स्वाइप ही हो जाती हैं, ठीक। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट पेपर्स लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ICICI सिक्योरिटीज, SCL टेक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, आप इसको MCX के नाम से जानते हो, डालमिया, भारत बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सेचर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न ये आएगा। बजाज ऑटो, LTI माइंट्री, धनुका एग्रीटेक, ठीक है, ग्रीप्स कॉटन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आक्सजोन एबल एंड हीरो मोटोकॉर्प, सनोफी, अवंती फीड्स, टेक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, केयर रेटिंग्स, एम्फेसिस, ग्रेनुअल्स, NMDC स्टील, बाटा इंडिया, कैस्ट्रॉल इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो देखो कंपनियां, अगर मैं 4-5 कंपनियों को छोड़ दें कंपनियां तो बाकी सब अच्छी हैं, ठीक है, कंपनियां बाकी सब अच्छी हैं, केवल डिविडेंड रेट की वजह से आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है इस कंपनी से, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ ऑल्टरनेट तो मैं इस फंड से रिलेटेड बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि डिविडेंड रेट में आपको पैसा डालने से बचना चाहिए। होप सो कि आपको ये वीडियो बनाने का पर्पस समझ में आया हो, ठीक है। आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी की मैं बात कर रहा था और देखो इस फंड से रिलेटेड 2,60,787 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। आपको पता होना चाहिए भारत देश के अंदर टॉप 10 के अंदर आदित्य बिरला AMC भी आती है। 166 स्कीम को ये टोटल मैनेज करते हैं। SBI केवल 137 स्कीम को मैनेज करता है, उसके बाद HDFC 138 स्कीम को मैनेज करता है, ठीक। अब ये देख लो यार, उसके बाद आदित्य बिरला साहब ने 166 स्कीम को मैनेज कर रखा है। मेरे हिसाब से यार कि जब स्टूडेंट कोई भी बड़ा एग्जाम देता है ना तो पेपर को समराइज करने की कोशिश करता है, कम में ज़्यादा आउटपुट मिल के आए। इनको मेरे हिसाब से यार 50-60 स्कीम रखो यार, उसी में से कुछ अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दो, ज़्यादा बेहतर रहता है। क्या फ़ायदा इतने सारे ढेर सारी स्कीम रखें, किसी से रिटर्न ही नहीं आ रहा, ठीक। तो आपको इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए मेरे मित्रों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।